Afternoon, everyone. I hope you all are fit and fine at your places. So, yesterday I have sent you a video regarding chapter heat. That is the first topic. Uh, Anonymous behavior of water, expansion of water. So now here I'm making a short video clip for the better understanding of that topic. If it is not understood someone, then you can follow this video also. So in that video we hadn't started our chapter, no, the main topic that we were having, that is heat and energy. ठीक है, चैप्टर हमारा कौन सा था? हीट एंड एनर्जी. तो let me start with that chapter. Starting of the chapter, that is heat and energy, right? तो आपके बुक में लिखा है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि विच कॉजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. ठीक है, तो हीट क्या है? हीट एनर्जी भी क्या होती है? हीट क्या है हमारे पास? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है हमारे पास? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमारे में प्रोड्यूस करती है सेंसिएशन, मतलब सेंस करना. किसको सेंस करना? हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी को सेंस करने में हेल्प करती है. दैट इज़ नोन एज हीट, राइट? तो जो हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, जनरली इसका क्या मतलब है कि फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इनटू आवर बॉडी और आउट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस का क्या मतलब है? या तो हीट क्या कर रही है, एक बॉडी के अंदर आ रही है, या तो हीट क्या कर रही है, एक बॉडी से बाहर जा रही है. उसी को हम क्या कहेंगे? हॉटनेस और कोल्डनेस कहेंगे. ठीक है, जैसे आपने एक कॉफ़ी का कप पकड़ा हुआ है हाथ में. इफ़ यू आर होल्डिंग अ हॉट कॉफ़ी कप, देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़, क्या होगा? द हॉटनेस ऑफ द कप इज़ फेल्ट बाई योर हैंड्स. ठीक है, आपके हाथ उसको फील कर पाएंगे. इसका मतलब कॉफ़ी के कप में से हीट क्या आ रही है? बाहर आ रही है. इट इज़ इमर्जिंग आउट ऑफ द बॉडी एंड योर हैंड्स, योर पाम्स आर रिसीविंग दैट हीट, सो इट इज़ गेटिंग इन टू योर बॉडी. तो दैट इज़ द हीट. ठीक है, जिसमें होता क्या है? हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी. ठीक है, तो अपनी बुक में मेंशन है कि किनेटिक मॉडल ऑफ एटम ने क्या कहा था कि हम हीट एनर्जी को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस. किसी गिवन सब्सटेंस के क्या लेने हैं? किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. एज यू ऑल नो दैट किनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मोशन. ठीक है, किनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है? किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से होता है. और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है? पोजीशन या फिर कंडीशन की वजह से होती है. ठीक है, नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हीट इज़ फ्लोइंग इनटू आवर बॉडी और आउट ऑफ आवर बॉडी. इसका क्या मतलब है कि उसमें मोशन हो रहा है. ठीक है, हीट ट्रैवल कर रही है. आपको पता है एनर्जी को हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. तो किनेटिक एनर्जी में क्या होता है? पार्टिकल्स का मोशन होता है. तो इसमें भी क्या कर रही है? हीट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. इसका मतलब उसमें किनेटिक एनर्जी भी है. और क्योंकि पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पर रहते हैं, पार्टिकल्स आर नॉट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर जस्ट ट्रांसफरिंग दैट हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है ड्यू टू इट्स पोजीशन. ठीक है, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट. दैट हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट ठंडी है या फिर ऑब्जेक्ट क्या है? गर्म है. ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें हमें ये भी पता चलता है कि हीट किसी बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है या किसी बॉडी से बाहर जा रही है. और किनेटिक मॉडल के अकॉर्डिंगली हीट क्या होती है? सम ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ओके, लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कि आपके पास जो हीट है उसके यूनिट्स क्या हैं. ठीक है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हीट? तो आपको पता है एनर्जी चाहे जिस भी फॉर्म में हो. ठीक है, एनर्जी चाहे जिस भी फॉर्म में हो, हम लोग हमेशा एनर्जी का यूनिट क्या कंसिडर करते हैं? हम लोग हमेशा एनर्जी का यूनिट क्या कंसिडर करते हैं? हम लोग एनर्जी का यूनिट कंसिडर करते हैं जूल. ठीक है, एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, एनर्जी का यूनिट हमेशा ही हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? जूल कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली जो हमारे पास हीट एनर्जी है उसका भी यूनिट क्या होगा हमारे पास? जूल. ठीक, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारे पास, उन सबका यूनिट क्या होता है? जूल होता है. ठीक है, जूल. तो सिमिलरली हीट एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा हमारे पास? जूल. ये कौन सा है यूनिट हमारे पास? एसआई. दैट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट सीजीएस यूनिट, तो उसमें क्या होता है? अर्ग. ठीक है, सीजीएस में हमारे पास, सीजीएस सिस्टम में हमारे पास कौन सा यूनिट होगा हीट का?
अर्ग। और इसके साथ साथ अगर हम रिलेशन देखें किस किस में बीच में, कि एसआई यूनिट है हमारा एक, और दूसरा कौन सा है, सीजीएस यूनिट। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जो हमारे पास 1 जूल है वो किसके इक्वल होगा, 10⁻⁷ अर्ग। दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग योर, इफ दे आर गिविंग योर यूनिट इन द फॉर्म ऑफ जूल, देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अर्ग बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग इट विद 10⁻⁷। ठीक है। तो ये तो हमारे पास एसआई यूनिट या सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा। जो हम ऑर्डिनरली यूज़ करते हैं, मतलब ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है हमारा एनर्जी का यूनिट, वो कौन सा है, कैलोरी। यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट द और हर्ड अबाउट द टर्म कैलोरी वाइल वर्किंग आउट इन द जिम। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स वेंट टू जिम फॉर द बर्निंग ऑफ कैलोरी। व्हाट दे सेड दैट इफ यू आर कंज्यूमिंग अ गुलाब जामुन, देन यू आर टेकिंग 300 कैलोरीज ऑफ शुगर इन योर बॉडी एंड यू हैव टू बर्न इट आउट। तो इसका मतलब क्या बर्न कर रहे हो, उसमें अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। कैलोरीज बर्न कर रहे हो मतलब हीट बर्न कर रहे हो। ठीक है। तो कॉमनली अनदर यूज यूनिट कौन सा है हमारे पास हीट का, दैट इज़ कैलोरी। हायर यूनिट्स भी होते हैं उसके, किलो कैलोरी, एंड 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरीज होंगे, ऑब्वियस 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000, तो 1 किलो कैलोरी में क्या होगा, 1000 कैलोरीज। एंड कैलोरी एंड जूल कैन ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। हाउ, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल और 4.2 जूल्स अप्रॉक्सीमेट हम इसकी वैल्यू कंसिडर करते हैं। whenever you will round off this figure, that is 186, so it will give you 2. तो we can write as 1 calorie is equals to 4.2 joule. ठीक है। अगर कैलोरी को आपने कन्वर्ट करना है जूल में, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 4.2, एंड अगर जूल से कैलोरी में जाना है तो यू हैव टू डिवाइड इट विद 4.2, राइट। तो जो 1 कैलोरी है, 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी हमारे पास वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हमें चाहिए किसी भी बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी कितना, कोई भी सब्सटेंस कितना होगा हमारे पास, 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ वाटर है हमारे पास, उसका टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज़ करना है, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने पानी लेना है, और पानी कितना लेना है हमने, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर अगर हमने 1 डिग्री सेल्सियस राइज़ करना है, उसके लिए हम जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी वो हमारे पास क्या क्या होगी, 1 कैलोरी, राइट। तो 1 कैलोरी वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक क्या करती है, राइज करती है। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल अप टू दिस। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ टेम्परेचर। ठीक है। उसके बाद वाला हमारा टॉपिक क्या था, टेम्परेचर। ये आप बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज़ टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर क्या होता है, जैसे हमारे पास हीट क्या है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस इन आवर बॉडी अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सिमिलरली उस हॉटनेस और कोल्डनेस को हमने क्या करना है, मेजर करना है कि हॉट और कोल्ड तो है ऑब्जेक्ट, बट कितनी हॉट एंड कोल्ड है, उसको हम क्या कह देते हैं, टेम्परेचर। सो व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मेजरमेंट है ये किसकी, कि बॉडी हमारी कितनी ठंडी है या कितनी क्या है, गर्म है। उसकी जो मेजरमेंट जब हम करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, टेम्परेचर कह देते हैं। तो दैट मीन्स टेम्परेचर क्या मेजर करता है, डिटरमाइंस द थर्मल स्टेट ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस। थर्मल का क्या मतलब होता है, थर्मल का क्या मतलब होता है, हीट। सॉरी, थर्मल का क्या मतलब है, हमारे पास हीट है। ठीक है, थर्मल का हमारे पास क्या मतलब है, हीट। गोइंग ऑन, थर्मल का हमारे पास मतलब है हीट। ठीक है, थर्मल का मतलब क्या है, हमारे पास हीट। तो जो टेम्परेचर है वो क्या मेजर करता है कि हमारे पास थर्मल स्टेट कैसी है। थर्मल स्टेट का मतलब कि कोई बॉडी कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा क्या है, ठंडी है। ठीक है, तो जो हीट एनर्जी होती है वो हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने हाथ में गर्म चाय का कप लिया है, तो क्या हमारे हाथों से हीट कप में जाएगी या कप से हीट हमारे हाथ में आएगी, ऑब्वियस बात है। द आंसर इज़ कि जो बॉडी गर्म है वहाँ से हीट हमें मिलेगी और वो हीट हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। ऐसे होगा ना, हॉटर कप से जो हीट होती है वो ट्रैवल करती है टू आर कोल्डर पाम। जो हमारे हथेलियाँ जो ठंडी हैं वहाँ पर हमारी हीट क्या करके ट्रांसफ़र करें। तो जो हीट एनर्जी है वो हमेशा ट्रैवल करती है फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, राइट। जैसे अब हमने हीट को डिफाइन किया था इन द फॉर्म ऑफ किनेटिक मॉडल, इसी तरह से हम लोग टेम्परेचर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किनेटिक मॉडल ऑफ मैटर, ये क्या होता है, एवरेज ऑफ द किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी मॉलिक्यूल
सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज किनेटिक एनर्जी। एवरेज समझते हैं आप लोग, मीन किनेटिक एनर्जी मीन्स टोटल मॉलिक्यूल्स आपके मूव तो कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की हमने क्या निकालनी है, एवरेज कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में कितनी मूवमेंट हुई है। ठीक है, तो वो आपको क्या देगा, टेम्परेचर दे देगा। ठीक है, या फिर इसका मतलब क्या है, आपको एक और तरीके से समझ सकते हो कि जो आपकी बॉडी की स्टेट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कोई बॉडी आपका सॉलिड है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर वो सॉलिड ही रहे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या रहे, सॉलिड ही रहे, लेकिन उनके पार्टिकल्स की ओवरऑल किनेटिक एनर्जी क्या कर जाए, इंक्रीज़ कर जाए, तो एवरेज किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और किनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर भी क्या होगा, राइज होगा। तो वो आपको क्या देगा, मेजर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो टेम्परेचर का आप एक और तरह से डिफाइन कर सकते हो, कैसे कि अगर 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 क्या हो हमारे पास, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको मैंने क्या दिया, सब्सटेंस को मैंने क्या दिया, हीट दी, क्या दी, हीट दी। हीट देने से देयर इज़ नो राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हुआ। अगर हीट देने से टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हुआ है, लेकिन 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 क्या हुआ, लेकिन जो हमारे एवरेज पार्टिकल्स थे, सॉरी जो उसके मॉलिक्यूल्स थे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, उन्होंने उनकी किनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, उनकी किनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर मैंने सिस्टम को हीट दी है, लेकिन हीट देने से उनका टेम्परेचर राइज नहीं किया, सिर्फ उसके जो ऐसे क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स थे, इन मॉलिक्यूल्स ने अपनी स्टेट को चेंज नहीं किया। मतलब ये सॉलिड थे तो ये सॉलिड ही रहेंगे, लेकिन इनको हीट मिलने से इनकी वाइब्रेशंस, इनकी एनर्जी क्या हो जाए, इंक्रीज़ कर जाए। एनर्जी क्या कर जाए, इंक्रीज़। तो ओवरऑल पार्टिकल्स की एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ओवरऑल पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो हमारा टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को समझने के लिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर ओवरऑल किनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज़ कर रही है मॉलिक्यूल्स की, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज़, सॉरी स्टेट चेंज ना हो उसकी, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और एवरेज किनेटिक एनर्जी भी हमारी बढ़ जाएगी। राइट, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, दैट इज़ जो हमने पढ़ा था, द वीडियो आई हैव सेंट यू ऑल, दैट द अनॉर्मस बिहेवियर ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द वाटर। तो इसमें हमने क्या देखा, जो पहले मैं ऐसे ही समझाती हूँ कि इसमें हमने क्या करा था कि हमारे पास हमने कहा कि जो हमारा पानी है, जो हमारा वाटर है, जो हमारा वाटर है, इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक हमारे पास इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसका टेम्परेचर 4 डिग्री से कम करना स्टार्ट करोगे, मीन्स यू आर मूविंग टूवर्ड्स नाउ 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक आप पहुँचे, तो होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था कि इसकी डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हो तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और इसको ठंडा करते हो, जब आप इसको क्या करोगे, ठंडा करोगे, तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। लेकिन वाटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो वाटर है इसमें उल्टा होता है। जैसे ही हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पहुँचते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, किसका है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास पानी का क्या आने लगता है, फ्रीजिंग पॉइंट आने लगता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो आएगा, लेकिन डेंसिटी क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जब वो क्या करेंगे, फ्रीज़ करेंगे, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या आते हैं, क्लोज आते हैं। तो होना क्या चाहिए था कि वो कॉन्ट्रैक्ट होते, लेकिन होता क्या है कि वो क्या करने लगते हैं, एक्सपैंड होने लगते हैं। हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करने लगते हैं, एक्सपैंड होने लगते हैं, जब वो 4 डिग्री सेल्सियस से क्या आते हैं, नीचे आते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अब हम समझते हैं कि ऐसा हमारे पास क्यों होता है। देखो, ऐसा हुआ क्योंकि जब हमने पहले पानी लिया तो पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, वाटर में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है।
उस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ बाउंडेड रहते हैं, तो उनकी ऐसी स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ आइस, ये आइस का, ठीक है, ये पानी की बॉन्डिंग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, और ये किसकी है, आइस की बॉन्डिंग है। अब आइस ऐसे एक स्ट्रक्चर में रहता है, ठीक है। अब आइस को ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है, जब हम उसको मेल्ट करेंगे, उसकी मेल्टिंग हुई आइस की, तो हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनी। उसके बाद हमारे पास ये क्या बन गया, पानी। अब ये कौन सी स्टेट में है, इसकी डेंसिटी इस केस में क्या होगी, मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब जब जब आपने क्या करना है, पानी को फ्रीज़ करना है, जब आप पानी के टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम करोगे तो होगा क्या, पार्टिकल्स चाहेंगे कि वो बर्फ़ बन जाए। अब बर्फ़ बनने के लिए उनको ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है, तो वो केज लाइक स्ट्रक्चर में खुद को अरेंज करना चाहते हैं, तो वो कुछ ऐसा एक पैटर्न बनाते हैं। अब ये पैटर्न बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, क्या वो एक दूसरे के पास आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वैसे स्पेस बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, वो एक दूसरे क्या करेंगे, ऐसे पैटर्न में खुद को अरेंज करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से दूर जाना पड़ेगा। तो रैदर देन कि वो क्या करते, कॉन्ट्रैक्ट, कब, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेंगे, वो क्या करने चाहिए थे, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। क्या करते हैं वो, एक्सपैंड करते हैं, ताकि वो ऐसी केज लाइक स्ट्रक्चर्स बना पाए और कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यही पानी का हमारे पास क्या है, अनॉलमस बिहेवियर है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास होता क्या है पानी के लिए, कि जब हम उसको ठंडा करते हैं, हायर टेम्परेचर टू मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करने के स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज़। कब तक, जब तक हम उसको ठंडा कर रहे हैं, कितने टेम्परेचर से, 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब मान लो हमने 10 डिग्री सेल्सियस को ठंडा करना स्टार्ट किया, हम कहाँ पहुँचे, 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ पर उसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डेंसिटी आ जाएगी। लेकिन जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से और बिलो जाओगे 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। लेकिन होना क्या चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। करता क्या है, एक्सपैंड, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आओगे तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज, बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। So this is the anomalous behavior of वाटर, अनॉनमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, कि जब हमारे पास हमें पानी को गर्म किया है, मान लो मैंने पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, अब मैं उसको ठंडा कर रही हूँ, तो मैं पहुँची कहाँ पर, 4 डिग्री सेल्सियस तक। ठंडा करते करते मैं कहाँ पर पहुँच गई, 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँची, कहाँ से, 100 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर ये टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। लेकिन जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से और नीचे जाने की कोशिश करोगे, मतलब जब आप कहाँ जाओगे, 4 डिग्री सेल्सियस से आप आ जाओगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, तब इनको करना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये क्या करने लगते हैं, एक्सपैंड। तो यही तो बाकी सारे लिक्विड्स में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, वो एक्सपैंड करते हैं। यही हमारा बिहेवियर क्या हमें एक्सप्लेन करता है, अनॉनमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करता है, कि उसने अपने आप को, खुद को आइस की केज लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज करना है, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह क्या कर जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं, और एक्सपैंड करने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हम फर्दर कूलिंग करेंगे, उसकी और ज़्यादा ठंडा करते जाएंगे, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उनमें, जो उनमें क्या होंगे, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे, अरेंज वाटर मॉलिक्यूल इनटू अ मोर ओपन स्ट्रक्चर, hexagonal crystal like this, and increasing their spacing causing expansion turn into ice। इसकी वजह से एक्सपेंशन होती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, आई होप with this video your topics are clear to all, so if there is any doubt we can discuss it in the class later on, ठीक है। For time being kindly go through this video and keep your books beside you, okay जी, thank you so much।